हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम आने वाला है एपीओ का। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर हैं, जैसे 2009 से 2018 तक के ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो आप सभी को पता होगा कि वैकेंसी जो 17 वैकेंसी आई थी वो आई थी 2018 में, और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था फरवरी 2019 में। क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब लॉ के क्वेश्चन है, जीके जीएस के क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर पेपर के, तो उन सभी को हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने लॉ के पेपर से। 2018 का ये यूपी एपीओ वाला एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्री का। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है, तो आप दोनों में से किसी भी मीडियम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। ठीक है, तो कौन सी सेक्शन करता है? तो सेक्शन 3 में, जहाँ पर निर्वचन खंड है, तो ये बात कही गई है। धारा 3 में दस्तावेजी साक्ष्य के, जब साक्ष्य की बात करता है कि साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। धारा 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो वहाँ पर बात की गई है, तो वहीं पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं है, तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक में गिव हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट द एविडेंस ऑफ गिवन शैल बी डीम्ड टू बी। कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ हो अपना साक्ष्य कहाँ दे रहा है? खुले न्यायालय में लिखकर दे सकता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य कैसा माना जाता है? ये ओरल एविडेंस माना जाता है, मौखिक साक्ष्य माना जाता है। कहाँ पर बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 199 मतलब 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पर का जो केस है वो रिलेट किससे करता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है। ये है डाइंग डिक्लेरेशन से ही रिलेटेड। ठीक है, मृत्युकालीन कथन से रिलेटेड है, डाइंग डिक्लेरेशन से। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कौन सा इनमें से ऐसी परिभाषा है जो कहाँ पर नहीं दी गई है? इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है। तो सह स्वीकृति की, कन्फेशन की परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि बाकी कोर्ट डॉक्यूमेंट एविडेंस सभी की दी गई है। नेक्स्ट है, ए इज चार्ज्ड विद ट्रेवलिंग इन ए रेलवे विदाउट टिकट द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही हैड ए टिकट विल लाई ऑन। की ए पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने रेल में बिना टिकट के क्या की है? यात्रा की है। यह साबित करने का भार किसके पास टिकट था? किस पर होगा? ये किस पर होगा? जो कह रहा है कि मेरे पास टिकट था, ए हिमसेल्फ, स्वयं ए पर होगा। तो ये बात कहाँ पर गई है? विशेषतः ज्ञात तथ्य के बारे में सेक्शन 106। जो बात विशेष रूप से, स्पेशल रूप से कोई पर्सन जानता है तो उसे साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर होगा भाई। नेक्स्ट है, द ऑफेंस ऑफ इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन की दृश्यकारिता का अपराध, जो मतलब स्टॉकिंग होता है और एक दृश्यकारिता होता है, तो दृश्यकारिता का अपराध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा, स्टॉक कहाँ है? 354D में है, और दृश्यकारिता कहाँ पर होगा? 354C में होगा। ठीक है, 354 ग में दृश्यकारिता का अपराध डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन ए बॉक्स एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नो ज्वेलरी इन इट, ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। कि ए क्या क्या कर रहा है? एक संदूक तोड़कर खोल देता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न कर रहा है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें तो कोई आभूषण ही नहीं है भाई। तो कहने अपराध कौन सा किया है? उसने चोरी का प्रयास किया है, और कहाँ पर होगा? सेक्शन 511 में, जहाँ पर क्या मृत्यु या आजीवन कारावास से अन्यथा किसी कार्य को करने के प्रयास को दंड बताया गया है। फिर है, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। कि निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में उल्लिखित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? 171G में किया गया है, मतलब 171 के
2006 में किया गया है। B is drawing and insensible. A, in order to save his life, pulls him out of the water with a hook which injures him. A is guilty of. क्या कह रहा है कि क्या डूब रहा है और बेहोश हो गया है, क्या उसकी जीवन की रक्षा के लिए उसको एक कांटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको चोट लग जाती है, क्या दोषी है? तो उसने तो उसकी जान बचाने का प्रयास किया है भाई, तो वो तो किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, तो नो ऑफेंस। नेक्स्ट है, when a man having sex with a woman even with her consent man is said to commit rape if the age of that woman is less than, तो कितने साल से कम स्त्री के साथ उसकी सम्मति के बिना इंटरकोर्स करना क्या कहलाता है? रेप कहलाता है, यदि उस स्त्री की आयु कितने से 16 साल से कम होगी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डॉक्ट्राइन ऑफ मैस्ट्रिया इज नॉट एप्लीकेबल, कि निम्नलिखित में से किस मामले में दुराश्रय का सिद्धांत क्या नहीं होता है भाई? मान्य नहीं होता है। तो जो पब्लिक न्यूसेंस के केस होते हैं वहाँ पर लोक न्यूसेंस के केस में क्या दुराश्रय नहीं देखा जाता है। द मैक्सिम ऑफ डोल इन कैपेक्स अंडर इंडियन पिनल कोड इज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, कि इस नासमझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का अपराध निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है? तो जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 तक दिए गए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और 82 में क्या दिया गया है? डोल इन कैपेक्स का सिद्धांत दिया गया है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद सोलिटरी कन्फाइनमेंट, कि कौन सा एकांत परिरोध से संबंधित है? तो ये है कौन सा? धारा 73। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट सेक्शन 303 ऑफ इंडियन पिनल कोड इज अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस बात में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का अधिकारातीत अभिनिर्धारित किया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य। नेक्स्ट है, ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही कमिटेड ए क्राइम इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर। क्या कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी जय को क्या कर रहा है? उत्प्रेरित कर रहा है कि वो क्या कर दे भाई, कि यातना देता है ताकि वह स्वीकार कर ले, कन्फेस कर ले कि उसने अपराध किया है। किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो धारा सेक्शन 330 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 330 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे आर बनाम प्रिंस का वाद, बिल्कुल आर बनाम प्रिंस का वाद मैंसरिया दुराश्रय से संबंधित है। आवश्यकता आर बनाम डडले एंड स्टीफन पागलपन मैकनाटन का वाद है, लेकिन मत्ता से रिलेटेड वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का वाद नहीं है। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन पब्लिक वे इज एन ऑफेंस। क्या कर रहा है कि लोक मार्ग पर तेज गति से और लापरवाही से वाहन चलाना अपराध माना जाएगा भारतीय दंड की संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत? तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 279। नेक्स्ट है, He finds a valuable ring not knowing to whom it belongs, he sells it immediately without attempting to discover the owner. What offense had he committed? क्या किया है? क्या कोई एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिली है और वो नहीं जानता कि वो किसकी है, लेकिन उसका पता लगाने के बजाय कि वो उसका स्वामी कौन है, उसने उसे तुरंत बेच दिया। तो उसने कौन सा अपराध यहाँ पर किया है? तो उसने यहाँ पर किया है भाई डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, मतलब संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। और कहाँ पर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, की कौन सा अपराध कौन सा है लगातार चलने वाला अपराध है? तो कौन सा अपराध होता है? ये है हमारा अपहरण का अपराध, एब्डक्शन का अपराध, मतलब कौन सा? अपहरण। नेक्स्ट देखिएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग अटेम्प्ट टू कमिट कहाँ पर दिया गया है? क्या कर रहा है? अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड 308 में दिया गया है भाई। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सभी को पता होगा सेक्शन 309 में है। और असॉल्ट
एंड एबडक्शन। तो अगर असोल्ट की बात करें तो असोल्ट कहाँ पर है हमारा, देखिएगा, असोल्ट की बात करें, हमले की बात करें तो ये है 351 में, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड 308 में, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है 309 में, और एबडक्शन है हमारा 362 में। ठीक है, तो हमारा क्या, हमारा कौन सा वाला मैच द फॉलोइंग बना है यहाँ पर, 3, 3, 4 एंड 1, 2, मतलब हमारा बना है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड इज ए लीडिंग केस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का वाद जो है वो किससे रिलेटेड है, तो सभी को पता होगा ये बात है इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड, कि जब शराब बहुत ज़्यादा वो पी लेता है, मत्तता से रिलेटेड है। ठीक है, और जनरल एक्सेप्शन से ही रिलेटेड ये केस है। आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उनका रीजन दिया गया, कह रहा है ए सोल्डर फायर्स ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है, कथन है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ इट टू डू इट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक क्या भीड़ पर गोली चला देता है, कहने कोई अपराध नहीं किया। कह रहे कि कारण बता रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हो। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी होगा। कह रहा है कि इफ द टर्म ऑफ रिगरस इम्प्रिजमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल बी, यदि कठोर कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो तो एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम कितनी होगी, तो कितनी होगी, वो होगी 1 माह। ठीक है, 73 का आंसर क्या होगा, यदि कठोर कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो तो एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो आंसर होगा ये 1 माह गलत किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 वीक होना चाहिए, कि यदि कठोर कारावास की अवधि कितनी दी गई है, एक्सिड 3 months। ठीक है, कि क्या 3 महीने से ज़्यादा की अगर एक बार में एकांत परिरोध का वो कारावास दिया गया है तो एक बार में कितनी, 7 दिन से अधिक नहीं हो सकते, तो इसे 1 सप्ताह देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 हैज़ बीन रिपील्ड, कि पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में किस धारा को निश्चित हमारा कर दिया गया है। तो कौन सी धारा है जिसको पुलिस एक्ट में निश्चित कर दिया गया है, तो ये है सेक्शन 11, धारा 11 को। नेक्स्ट देखिएगा, द स्टेचुटरी पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज सब्जेक्ट टू, कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायी शक्ति अधीन है, किसके अधीन है, ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 की। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत जो पुलिस महानिरीक्षक होते हैं उनके पास जो पावर हैं वो उनकी संविधायी शक्ति किसके अधीन होती हैं, तो वो किसके अधीन होंगी, तो आर्टिकल 311 के अधीन होती है। नेक्स्ट है कि कोई पुलिस ऑफिसर, नो पुलिस ऑफिसर शैल एंगेज इन एन एम्प्लॉयमेंट अदर देन हिज ड्यूटीज अंडर टू पुलिस एक्ट 1861 अनलेस एक्सप्रेसली परमिटेड टू डू सो इन राइटिंग बाय द, कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 में विहित कर्तव्यों से अलग किसी अन्य सेवा में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अनुमति प्रदान ना कर दी गई हो। तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस की, मतलब पुलिस महानिरीक्षक की क्या लेनी पड़ेगी, पहले अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अंडर विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डिप्लॉय एडिशनल पुलिस फोर्स इन ए डिस्ट्रेस्ड और क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट, की पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी भी क्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति किसको, राज्य सरकार को प्राप्त है।
तो कौन से सेक्शन में है? यह है सेक्शन 15 में, धारा 15 में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड एज पर उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन। पुलिस रेगुलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि सशस्त्र पुलिस अध्याय 6 में बिल्कुल, घुड़सवार पुलिस अध्याय 8 में बिल्कुल है, ग्राम पुलिस अध्याय 9 में, लेकिन अन्वेषण चैप्टर 10 में नहीं है। तो ये वाला जो आंसर होगा वो गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पैरा 170 ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्ट मालखाना कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजन मालखाने का निरीक्षण करेगा। तो कब कब करेगा मालखाने का परीक्षण? कह रहा है कि वंस इन ए मंथ, कि एक माह में एक बार क्या करेगा? मालखाने का निरीक्षण जाकर कर लेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन इज रिलेटेड विद द गैंग रजिस्टर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गृह पंजी गैंग रजिस्टर से संबंधित है। तो पैरा 253 जो है वो गृह पंजी गैंगस्टर से संबंधित होगा। नेक्स्ट है, सेक्शन ऑफ सीआरपीसी और सब्जेक्ट मैटर को क्या करना है? आपको मैच करना है। कह रहा है कि सेक्शन 272 किससे रिलेटेड है? तो 272 जो रिलेटेड होगा किससे रिलेटेड होगा? फिर उसके बाद में 2D किससे रिलेटेड होगा? 321 किसी से रिलेटेड होगा? 257 किससे रिलेटेड है? तो 257 सभी को पता होगा, विड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोजन वापस लेना। 321 परिवाद वापस लेना। 2D किसकी बात करता है? कंप्लेंट की बात करता है। और 272 किसकी बात करता है? न्यायालय की भाषा की ये बात करता है। क्लियर? तो हमारा जो मैच द फॉलोइंग हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सी। सॉरी, देखिए इसमें परिवाद वापस लेना और अभियोजन वापस लेना, इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो 272 का न्यायालय की भाषा है ना, और 2D परिवाद। 321 में अभियोजन वापस लिया जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या लेते हैं? विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन करता है। और 257 में क्या लिया जाता है वापस? परिवाद, कंप्लेंट वापस ली जाती हैं। तो इसका जो मैच द फॉलोइंग हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हमारा? कि 1A का 2 और B का 1, फिर है C का 4 और D का 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा सही, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज डिटरमाइंड दैट अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ए मैरिड डॉटर हैविंग सफिशिएंट इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ मीन्स इज लायबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर पेरेंट्स। बहुत फेमस केस है जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त एवं स्वतंत्र साधन होंगे अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होगी। विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराव राजाराम के केस में। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत सामने नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड आर नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो कौन सा ऑफेंस होता है भाई जो कंपाउंडेबल नहीं होता? ये होता है सेक्शन 390 वाला ऑफेंस जो होगा वो कंपाउंडेबल हमारा नहीं होगा। सॉरी 420। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर हो गया हमारा 390 की जो धारा 390 का जो ऑफेंस है वो क्या नहीं होता है? कंपाउंडेबल नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हैज बीन रिवाइव्ड इन उत्तर प्रदेश। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 जो एंटिसिपेटरी बिल की बात करती है के प्रावधानों को पुनर्वर्तित किया गया है? तो कहाँ पर कौन सा संशोधन किया गया है? ये जो संशोधन हुआ है ये है दंड प्रक्रिया संहिता का उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018 से।
नेक्स्ट है द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 DA ऑफ द इंडियन पिनल कोड शैल बी कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा दर्ज सूचना की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाएगा। तो ये कितने समय में पूरा किया जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर। ठीक है, आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।